नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रीशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड अपन इस टाइम रोज़ाना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था डीसी मशीन, जिसमें अपन डीसी मोटर और जनरेटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज फिर से एक बार डीसी मोटर व जनरेटर के बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेंज के नियम का समीकरण क्या है, बताएं। इनमें से लेंज के नियम का समीकरण क्या है, जल्दी से आप आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो लेंज का नियम है वह किसके संरक्षण के नियम का परिणाम होता है? तो किसका होता है? ऊर्जा संरक्षण का। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो बताओ लेंज के नियम का समीकरण इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से कौन सा लेंज का नियम का समीकरण सही होगा? लेंज का नियम क्या होता है? किसी चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह जनित प्रेरित विद्युत वाहक विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह क्या करता है? उस कारक का विरोध करती है जिसका कारण वह पैदा हुई है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। लेंज के नियम की समीकरण कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक घूर्णित डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए जो अप्लाई वोल्टता का विरोध करना। ऑप्शन बी अप्लाई वोल्टता का सहयोग करना। ऑप्शन सी अप्लाई वोल्टता का संयोग एवं विरोध करना। और ऑप्शन डी धारा का मान बढ़ाना। तो बताओ एक घूर्णित डीसी मोटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो एक डीसी मोटर है उसका आर्मेचर ड्राइविंग टॉर्क के प्रभाव में घूमता है, तो आर्मेचर कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हैं तो जनरेटर की भांति प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह प्रेरित जो ईएमएफ होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। और यह क्या करता है? प्रेरित ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैवर्त प्रकार, ऑप्शन बी अर्ध शैवर्त प्रकार और ऑप्शन सी डबटेल के साथ खुले प्रकार, ऑप्शन डी टेपरित खांचों के साथ खुले प्रकार। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उच्च वोल्टता वाली जो डीसी मोटर्स होती हैं उसमें किस प्रकार के खांचों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अर्ध संवर्त प्रकार। तो चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अपन शिक्षक दिवस के दिन एक प्राइज स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो उसका अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्दी से उस टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन करें और प्राइज जीतने का आपको मौका मिलेगा उस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटर का पलटन क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटर का पलटन को क्या वाइंडिंग, तो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वह क्यों आवश्यक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जब मोटर दिष्ट धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो अभिवाह पर्यावक्रमिक होता है, बताएं। ऑप्शन बी जब मोटर दिष्ट धारा द्वारा आपूर्ति से संचालित होती है तो अभिवाह नियत होता है। और ऑप्शन सी जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो अभिवाह पर्याक्रमिक होता है। ऑप्शन डी जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो अभिवाह नियत होता है। तो बताएं स्टेटर का पलटन क्यों आवश्यक है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटर में पलटन तब आवश्यक है जब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति से संचालित होती है तो अभिवाह क्या होता है? प्रायक्रमिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मशीनों में जो अंतर्वेशों का प्रयोग खालिस्तान उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी कोगन के प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन सी रिंगणन प्रभाव को कम करने के लिए। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो किस प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है? इंटरपोल्स का उपयोग। अंतर्वेशों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरपोल। तो किस प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है? तो बताओ जो डीसी सप्लाई है वह क्या जनरेट करती है। ऑप्शन नंबर ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी रोटेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऑप्शन सी अल्टरनेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन डी रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड। और ऑप्शन ई अल्टरनेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताएं डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो डीसी सप्लाई है वह क्या जनरेट करती है? स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इस क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अपन रोज़ाना इसी टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक टेस्ट सीरीज रोज़ाना इसी टाइम डिस्कस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि यह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है। यह किस ने बताया गया है? तो बताओ, अपन ने अभी ये डिस्कस किया था। प्रेरित जो करंट है वह उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। यह अपन ने भी डिस्कस किया था। ये किसका नियम है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए फेराडे के पहले नियम में। ऑप्शन बी लेंज के नियम में। और ऑप्शन सी ओम के नियम। और ऑप्शन डी फेराडे के दूसरे नियम में। तो जैसा कि अपन ने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो लेंज का नियम है उसके अनुसार जो प्रेरित करंट है वह अपने उत्पत्ति के कारक का विरोध करती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आज का अपना 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है जो कि आर्मेचर में खालिस्तान से गुजरने के प्रभाव से होता है। तो बताएं कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है जो आर्मेचर में खालिस्तान से गुजरने के प्रभाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए विकर्ण ध्रुव। ऑप्शन बी समांतर ध्रुव। ऑप्शन सी लंबवत ध्रुव। और ऑप्शन डी एक ध्रुव से अगले ध्रुव है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह के में एक परिवर्तन है जो आर्मेचर में एक ध्रुव से अगले ध्रुव से गुजरने पर होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अपन ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। क्वेश्चन इनमें कुछ समझने वाला है नहीं, याद रखने लायक क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन खालिस्तान कहा जाता है। बताएं एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी जनरेटर का ईएमएफ। ऑप्शन सी जनरेटर का प्रथम चालक, जनरेटर का प्रमुख चालक। ऑप्शन डी कम्यूटेशन। तो बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव में गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपन कम्यूटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है, तो बताओ जो बैक ईएमएफ है वह किसका विरोध करता है। तो बैक ईएमएफ क्या होता, बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 1 करंट, ऑप्शन बी लागू ईएमएफ, ऑप्शन सी टॉर्क, ऑप्शन डी टर्मिनल वोल्टेज और ऑप्शन ई गति। तो बताओ बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो बताओ बैक ईएमएफ किस चीज़ का विरोध करता है। तो बैक ईएमएफ किस चीज़ का विरोध करता है, अपने द्वारा अप्लाई किए गए ईएमएफ अर्थात अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई ईएमएफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या होगा। बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है, जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जब कम्यूटेशन के दौरान एक आर्मेचर कॉइल के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कोई भी दो कंडक्टर योग के साथ संपर्क में आते हैं, ऑप्शन बी कोई भी दो कंडक्टर बेयरिंग के साथ संपर्क में आते हैं, ऑप्शन सी कोई भी दो कम्यूटेटर बर्स के साथ संपर्क में आते हैं और ऑप्शन डी कोई भी दो कम्यूटेटर आर्मेचर कोर के साथ संपर्क में आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें सभी ऑप्शन और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं। रोजाना हमारे साथ यह टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट देने से आपका नॉलेज आपका इम्प्रूव होगा, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे टेस्ट सीरीज देखनी हो तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बताएं, हम उस पर जल्दी से टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल के बीच में एक शॉर्ट सर्किट होता है जब कोई भी दो कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो बताओ डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति, ऑप्शन बी वायु अंतराल में असमान लंबाई, ऑप्शन सी आर्मेचर एमएमएफ का गेज ज्यावक्रिय और ऑप्शन डी फील्ड कॉइल के साथ आर्मेचर एमएमएफ के घटक। तो बताओ 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप अपना फीडबैक कमेंट हमें जरूर दें, आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। तो बताओ डीसी मशीन की स्पीड को अपन दोगुना कर देते हैं, फ्लक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब इंड्यूस ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा रह जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मशीन की चाल दोगुनी कर देते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला संबंध देख लेते हैं। एन समानुपाती क्या होता है, EB अपॉन फाई। तो बताओ स्पीड को डबल किया, स्पीड को एन से क्या कर देंगे 2n कर देंगे और क्या करना है फाई को कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा ईएमएफ भी क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखिए। देखो एन दोगुना कर दिया, फाई कांस्टेंट रखा तो ई क्या होगा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संतृप्त डीसी मशीनों की आर्मेचर प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न करती है। तो बताएं जो असंतृप्त डीसी मशीनों की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 पोल मैग्नेटाइजिंग,
ऑप्शन बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन सी एक्सेल मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन डी डी मैग्नेटाइजिंग। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग अर्थात प्रतिचुंबकन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में खालिस्तान कॉपर ब्रशों की तुलनात्मक रूप से खालिस्तान कार्बन ब्रशों का प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में खालिस्तान कॉपर ब्रशों की तुलनात्मक रूप से खालिस्तान कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में निम्न कॉपर ब्रशों की तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है उसका आंसर क्या हो गया? सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि बताएं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट पावर निम्न हो, ऑप्शन बी हानियां निम्न हो, ऑप्शन सी पावर का वास्तविक घटक निम्न हो और ऑप्शन डी KWH का उपभोग निम्न हो। बताओ किस मशीन की दक्षता अधिक होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपको क्या पूछा है? अधिक दक्षता, किस मशीन की दक्षता अधिक होगी? किसकी होगी? जिसमें क्या होगा? लॉस कम होगा। तो स्वाभाविक बात है जिसमें हानियां कम होगी उसकी दक्षता क्या हो जाएगी? अधिक। चलिए सबसे कम हानियां सबसे अधिक दक्ष मशीन कौन सी होती है? ट्रांसफॉर्मर। चलिए दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, सबसे अधिक दक्ष मशीन कौन सी है जिसमें सबसे कम हानियां होती है? तो कौन सी है? ट्रांसफॉर्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन में नोब की न्यूनतम अनुशासित गहराई है, बताएं। 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन में नोब की न्यूनतम अनुशंसित गहराई क्या है, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 38 से 61 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 से 38 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 15 से 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 15 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन, किस तरह की डीसी मशीन ब्रशों में अवशिष्ट चुंबकत्व, ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है, बताएं। किस तरह की डीसी मशीन में पोलों के अंदर रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी अलग से उत्तेजित जनरेटर और ऑप्शन डी स्थायी चुंबक वाला जनरेटर। तो किस तरह के डीसी मशीनों में रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता होती है? तो जो अपने किस तरह के जो स्थायी चुंबक वाले जनरेटर्स हैं उनमें क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर एक्शन के लिए उत्पन्न आर्मेचर पावर घूर्णीय क्षय किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी शाफ्ट शक्ति आउटपुट, ऑप्शन सी विद्युत शक्ति इनपुट, ऑप्शन डी सभी को पर 6। तो बताएं मोटर एक्शन के लिए उत्पन्न आर्मेचर पावर घूर्णीय क्षय किसके इक्वल होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो मोटर एक्शन के लिए शाफ्ट शक्ति आउटपुट क्या होता है? आर्मेचर पावर माइनस घूर्णीय गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों
बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए डीसी मशीनों में, ऑप्शन बी एसी व डीसी दोनों मशीनों में, ऑप्शन सी एसी मशीनों में और ऑप्शन डी प्रयोग नहीं किया जाता। तो बताएं जो ओपन कॉइल वाइंडिंग है वह किस में प्रयोग की जाती है। तो ओपन कॉइल वाइंडिंग किस में यूज की जाती है, एसी मशीनों में यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरिंग खराब होने की वजह से मोटर खालिस्तान गति से चलने लगती है, बताओ। अगर मोटर का बियरिंग खराब हो जाता है तो मोटर किस गति से चलती है। ऑप्शन नंबर ए धीमी, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी बहुत उच्च, ऑप्शन डी सामान्य। तो बताओ बेरिंग खराब होने की दशा में मोटर किस गति से चलेगी। तो बेरिंग खराब होने की दशा में मोटर क्या होगी, धीमी गति से चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक डीसी मशीन में निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है, बताएं। एक जो डीसी मशीन है उसमें निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्लगिंग, ऑप्शन बी डायनामिक ब्रेकिंग, ऑप्शन सी रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ऑप्शन डी एडी करंट ब्रेकिंग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। कौन से ब्रेकिंग एक्शन में ऊर्जा बचाई जाती है। तो किसमें बचाई जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर ऊर्जा बचाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। भार परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहते हैं, बताएं। उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक दक्षता, ऑप्शन बी विद्युत दक्षता, ऑप्शन सी समग्र दक्षता और ऑप्शन डी शक्ति दक्षता। तो बताओ उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत दक्षता बोला जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। स्व उत्तेजित डीसी मशीनों में फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है, बताएं। जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीनें होती हैं उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए बाह्य डीसी स्रोत, ऑप्शन बी अपने आर्मेचर, ऑप्शन सी बाह्य एसी स्रोत और ऑप्शन डी इनमें से कोई स्रोत नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, अपने आर्मेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैप वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या खालिस्तान के समान होती है, बताएं। जो लैप वाउंड है उसके अंदर समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की संख्या से 1.5 गुना, ऑप्शन बी ध्रुवों की संख्या से 2 गुनी, ऑप्शन सी ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन डी ध्रुवों की संख्या से 3 गुनी। तो बताओ लैप वाउंड में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या खालिस्तान होगी, बताएं। 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पोल इंटू क्या करते हैं, नंबर ऑफ
प्लेक्स, कितने प्लेक्स की, अगर डुप्लेक्स है तो क्या करेंगे अपन, देखो 4 पोल की मशीन है और कौन सी है, डुप्लेक्स, तो क्या इसको नंबर ऑफ समांतर पथों की संख्या, इसमें पैरेलल पाथ की संख्या कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अपने को पोल दिया है और उसके अंदर डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 8। अगर यही ये क्वेश्चन होता कि एक 6 पोल की डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो क्या करते, 6 इंटू डुप्लेक्स है, पोल की संख्या 6, डुप्लेक्स है तो 2, इसको 12 आती। और अगर ये बोलता 4 पोल ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है तो क्या करते, 4 इंटू 3, क्योंकि ट्रिप्लेक्स है तो 3 से गुना करेंगे, पोलों की संख्या कितनी है 4। तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए पोलों की संख्या और इंटू जितने फ्लेक्स है, कितने फ्लेक्स की वाइंडिंग है, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिष्ट धारा मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या क्या होगी। 4 पोल की मशीन है, कौन सी वाइंडिंग है, तरंग कुंडली अर्थात वेव वाइंडिंग है। तो इसमें वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, तो वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और लेप में क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर। तो याद रखिए। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पोल लेप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है और चालक की कुल संख्या 100 है, आर्मेचर का कुल प्रतिरोध क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 200 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 50 ओम और ऑप्शन डी 10 ओम। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक 2 पोल लेप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध आपको 2 ओम दिया है, कुल चालकों की संख्या 100 है, आर्मेचर का कुल प्रतिरोध कितना होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो आर्मेचर का कुल प्रतिरोध किस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन, एक्स इंटू जेड बट्टा ए स्क्वायर से। तो आपको यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स क्या है, एक चालक का प्रतिरोध, तो एक चालक का प्रतिरोध आपको कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू ए इंटू जेड, तो जेड क्या होता है, कुल चालकों की संख्या, तो कुल चालक कितने हैं 100 बट्टा ए का स्क्वायर, तो ए क्या होता है, समांतर पथों की संख्या होती है, तो ए कितना दिया आपको 2, ए 2 दिया है, क्यों, लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, तो पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या आपको 2 दी है, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा 50 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो कुल प्रतिरोध, आर्मेचर का कुल प्रतिरोध किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एक्स इंटू जेड अपॉन ए स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है एक चालक का प्रतिरोध, जेड क्या है कुल चालकों का प्रतिरोध, और ए क्या है समांतर पथों की संख्या। याद रखिए एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी है, यहाँ एक चालक का प्रतिरोध आपको दिया है 2 ओम और कुल चालक दिए हैं 100, तो 100 इंटू 2 बट्टा क्या करेंगे समांतर पथों की संख्या का स्क्वायर। तो इसमें लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होगी, पोलों की संख्या के बराबर होगी, तो पोल कितने हैं 2 है, तो इसको सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा 50 ओम। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 8 पोल लेप वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है, प्रत्येक पोल फेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 56 कंडक्टर्स प्रति पोल, ऑप्शन बी 14 कंडक्टर्स प्रति पोल, ऑप्शन सी 28 कंडक्टर्स प्रति पोल और ऑप्शन डी 8 कंडक्टर्स प्रति पोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 कंडक्टर्स प्रति पोल। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 200 वोल्ट डीसी मशीन में 1 ओम प्रतिरोध आर्मेचर है,
यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पीयर है तो जब मशीन जनरेटर की भांति कार्य करे तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो बताओ, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिरोध आपको 1 ओम दिया है, पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पीयर दी है। यदि यह मशीन जनरेटर की भांति कार्य करे तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 230 वोल्ट, ऑप्शन बी 220 वोल्ट, ऑप्शन सी 200 वोल्ट और ऑप्शन डी 210 वोल्ट। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। आर्मेचर धारा आपको आई ए कितनी दिया है? 10 एम्पियर। और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना दिया है? 1 ओम। तो जल्दी से सोल्व करें और आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? 230 वोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.15 ओम, ऑप्शन बी 15 ओम, ऑप्शन सी 100 ओम, ऑप्शन डी 1 किलो ओम। तो बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का मान लगभग कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 0.15 ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारे यह टेस्ट सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा एक नई काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और टीचर्स डे के दिन अपन एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ 501 रुपये, सेकेंड प्राइज़ 251 रुपये और थर्ड प्राइज़ 101 रुपये दिया जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, तो जल्दी से जाकर आप उस टेस्ट सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन करें। वह टेस्ट सीरीज़ भी इसी तरह से ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे होगी और जो विजेता होंगे उन्हें उनका पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा दे दिया जाएगा। 15 अगस्त की टेस्ट सीरीज़ के विजेताओं को अभी तक लगभग सभी को प्राइज़ इनाम दे दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।